ईरान और इजराइल के बीच में एक लंबी युद्ध चलने की संभावना है। दुनिया भर की मिसाइलरी, हथियार, एमुनिशन है। ईरान अंदरूनी तौर पे काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। वहाँ उसकी इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत ख़राब है जो सैंक्शंस की वजह से। मैं समझ रहा हूँ कि जो सदर ट्रंप इस वक्त कोशिश कर रहे हैं वो है एक सिग्नलिंग। शुरुआत अभी शुरू हुआ है। इजराइल और यूएस ने मिलके ईरान पे अटैक किया है। कई जगह ईरान में, कई सिटीज़ में, तेहरान में और दूसरे सिटीज़ में भी एक्सप्लोजन सुनाई दी हैं। अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कितने दिन चलेगा ये हमला हुआ जो है, उसे कितनी लंबा युद्ध चलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान जो है, जो जिसके पास भी मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग है, उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनके पास ड्रोन्स हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि ईरान भी रिटेलिएट करेगा और ईरान और इजराइल के बीच में एक लंबी युद्ध चलने की संभावना है। संदेश ये मिलता है कि इजराइल के एक तो रिलेशंस अरब देशों से काफ़ी पहले के मुकाबले में बेहतर हो गए हैं, खास करके अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद। जैसे अरब देश हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मोरक्को, बहरीन, सूडान, फिर इजिप्ट और जॉर्डन से भी ठीक ठाक रिलेशंस हैं। तो मुझे लगता है कि इजराइल अब अरब देशों को ये मैसेज देना चाहता है कि वो ईरान और इजराइल के झगड़े के बीच में ना आए, और ये लाइकली है कि ये लोग जो अरब देश हैं वो इस झगड़े के बीच में ना पड़ेंगे, लेकिन वो कंडेम जरूर करेंगे। वो अरब देश वेस्ट एशिया में वॉर नहीं चाहते हैं, तो वो कंडेम करेंगे, लेकिन उनका इसमें इन्वॉल्व होना वो बहुत अनलाइकली है। अमेरिका सत्ता परिवर्तन की कोशिश तो काफी दिन से कर रहा है। इजराइल और अमेरिका दोनों ईरान में, और ईरान अंदरूनी तौर पे काफी कमजोर हो चुका है। वहाँ उसकी इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत ख़राब है जो सैंक्शंस की वजह से। उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ईरान में। अभी हमने देखा कुछ दिन पहले जनवरी में कि काफ़ी सारे प्रोटेस्ट ईरान में देखे गए। उसके अलावा जो पिछले साल 12 दिन की वॉर हुई थी 2025 में जून में, उसके बाद भी ईरान में काफ़ी मुश्किलें बढ़ी हैं। तो ऐसा तो कहना मुश्किल है कि इमीडिएटली रेजिम चेंज हो जाएगा, लेकिन रेजिम चेंज की संभावना को पूरी तरह से खारिज भी करना सही नहीं होगा। मोदी के 2 दिन पहले ही यरूशलेम से लौटने को भारत, ईरान और इजराइल दोनों नेताओं के साथ क्या संदेश दे सकते हैं? भारत के हिसाब से अगर देखें तो किसी भी तरह का युद्ध जो खाड़ी के देश हैं वहां या फिर वेस्ट एशिया के रीजन में, ये भारत के लिए एक नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि भारत के बहुत सारे सिटीजन्स हैं, एक्सपैट्रिएट्स हैं जो कि खाड़ी के देश में रहते हैं। उनकी सेफ्टी की इशू है। उसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी का इशू है, वो भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा ट्रेड और मैरीटाइम जो ट्रेड होते हैं उसका भी इशू है, वो भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कई सारी चीजें हैं जो भारत की इंटरेस्ट की हैं, जिससे भारत को नुकसान हो सकता है वेस्ट एशिया में अगर एक वाइडर बड़ा वॉर और लंबी वॉर चले। लेकिन ऑलरेडी भारत ने इसके एम्बेसी ने टेल अवीव में और ईरान ने ऑलरेडी एक एडवाइजरी इशू किया है, जिसमें अपने भारतीय नागरिकों को कहा है कि वो वहाँ देख लें वहाँ की सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंगली काम करें और अपनी सेफ्टी को इंश्योर करें। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए इमीडिएटली किसी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट की तो बात नहीं है, बट किसी भी देश को क्रिटिसाइज करना भी मुझे लगता है कि भारत के लिए सही नहीं होगा। और मुझे लगता है कि भारत इस बात पे एम्फेसिस करेगा, इस बात पे जोर डालेगा कि वॉर के बदले अगर नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी के थ्रू प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए तो वह बेहतर होगा। जो आज लड़ाई छिड़ी है ईरान और इजराइल यूएस कंबाइन के बीच में, इसका अंदेशा तो बहुत दिनों से था। तकरीबन 2 महीने से ये डिप्लॉयमेंट चल रहा है। 19 वॉरशिप अमेरिकन नेवी और मरीन्स के वहाँ पर लगे हुए हैं। दुनिया भर की मिसाइलरी, हथियार, एमुनिशन है, मगर कोई ऐसा मिलिट्री मोबिलाइजेशन बूट्स ऑन ग्राउंड वाला अभी नहीं ऑर्डर किया गया है, ना इजराइल ने किया है। जो आज दोपहर की खबरें आ रही हैं अभी तक वो सब मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं। और मैं अनुमान लगाता हूं कि अगर मुद्दा यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का है रेजिम चेंज, यानी कि वहाँ की सरकार को हटाना, तो इस तरह से सिर्फ मिसाइल मारकर, रॉकेटरी मारकर
इसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। मैं समझ रहा हूं कि जो सदर ट्रंप इस वक्त कोशिश कर रहे हैं वो है एक सिग्नलिंग करना और उनको बताना ईरान को कि अगर वो डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं माने और अपनी उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और मिसाइल्स को कम नहीं किया, अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को रोका नहीं और अत्याचार जो हो रहा है उनका अपनी जनता पर, उनकी पब्लिक पर, वो नहीं रुका, तो इसके अलावा और कुछ भी बहुत हो सकता है। ये एक सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिग्नल पहले भी दिए हैं, 3-4 दफ़े इनके बीच में इस तरह की लड़ाई छिड़ी है। मैं समझता हूं कि ईरान काफ़ी अच्छी तरह से समझता है कि अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से अपने मिलिट्री रिसोर्सेज को कमिट नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो इस तरह की सपोर्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको देगी नहीं, और उनको इंटरनल सपोर्ट शायद अमेरिका में भी नहीं मिलेगी इसकी। तो इसका भी एडवांटेज जो है, कुछ फ़ायदा जो है ईरान उठाता है और उठा रहा है। ईरान के पास मिसाइल बेशुमार हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, ये असेसमेंट है कि उसके पास न्यूक्लियर काबिलियत बन रही है, अभी तक कहाँ तक बनी है कोई असेस नहीं कर सकता है। मगर इस तरह की आर पार की लड़ाई जैसे शुरू हुई है, इसमें अमेरिका बहुत डिस्ट्रक्शन कर सकता है ईरान पर, मगर ईरान जवाबी हमलों में अगर किसी एक बड़े शिप को या किसी और मैरीटाइम प्लेटफॉर्म के ऊपर हमला करके उसको तबाह कर दे, तो उससे भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है, मामला वो छिड़ जाएगा। तो ज़रा नाजुक मामला है इस वक्त जो चल रहा है। देखेंगे कि मैं समझता हूं कि ये लड़ाई 1-2 दिन चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि रेजीम चेंज जो चाह रहा है अमेरिका, वो इस तरीके से नहीं हो सकता है, और वो भी समझता है ये। वो सिर्फ सिग्नलिंग कर रहा है और एक अपनी इंतहा बना रहा है कि वहां तक वो जाएगा, उसके आगे शायद नहीं जाएगा। ईरान भी उनके साथ इसी असेसमेंट में लगा हुआ है। तो इस तरह की लड़ाई में दोनों तरफ जो है वो एक दूसरे के को कैलिब्रेट करके देख रहे हैं कि कितनी इंतहाई, कितने आगे तक बढ़ेंगे। और ये मामला कभी कभी बड़ा खतरनाक भी होता है, क्योंकि एक दूसरे की इंतहाई आदमी को मालूम नहीं होती है, लीडर्स को मालूम नहीं होती है, और शायद वो अगर किसी लाइन को क्रॉस कर दें तो उससे ज़्यादा काफ़ी तबाही हो सकती है। लेकिन आपने हालांकि बात भी की परमाणु हथियार से संबंधित, तो उसमें नेतन्याहू का भी बयान आया है, और उन्होंने जो कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, न्यूज़ एजेंसी के हवाले से। जी हाँ, ये तो पुराना स्टांस है, ना ही सिर्फ इजराइल का, अमेरिका का, यूरोप का, ज़्यादातर लोगों का स्टांस ये है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मुताबिक ईरान को न्यूक्लियर हथियारों की काबिलियत नहीं मिलनी चाहिए। अपना न्यूक्लियर पावर के लिए और न्यूक्लियर साइंस के तौर पर इस्तेमाल करें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, तो उसमें कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अमेरिका तो क्लेम करता है कि उसने ज़्यादातर न्यूक्लियर काबिलियत जो है ईरान की वो तबाह कर दी है, डिस्ट्रॉय कर दी है, मगर अभी भी असेसमेंट के मुताबिक वो अभी भी जारी है इस प्रोग्राम के अंदर। तो ये कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं कि इस तरह से, क्योंकि अगर एक दिन आ गया जहां पर ईरान डिक्लेयर कर दे कि वो न्यूक्लियर पावर है, तो पूरे मिडिल ईस्ट का जो बैलेंस ऑफ पावर है वो पलट जाएगा बिल्कुल ही। और फिर सऊदी अरेबिया भी चाहेगा कि वो न्यूक्लियर बने, और भी छोटे देश हैं ऐसे जो अपने आप को थोड़े खतरे में समझेंगे, वो भी बनना चाहेंगे इस तरह से। तो इस तरह से अगर वो न्यूक्लियराइजेशन पूरे इलाके में हो गया तो ये सभी के लिए बहुत खतरनाक होगा। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।